पूरे सिस्टम को हम स्टेक पर रखकर चल रहे हैं क्या और सब राम भरोसे चल रहा है क्या? और ये एयरलाइंस का ये चेक भी डीजीसीए के डिपार्टमेंट में और डीजीसीए के जिम्मे जाता है कि भाई हमारी एविएशन रेगुलेटर क्या बाकी जितनी भी कंपनीज हैं, एयर इंडिया हो, विस्तारा हो, इंडिगो हो, जितनी भी हैं, इन पर एक प्रॉपर चेक पायलट के मामले में रख पा रहे हैं क्या हम लोग? नमस्कार गरिमा जी। मैं इन सारे प्रकरण में कुछ राय व्यक्त करना चाहूंगा। चूंकि मैं मिलिट्री में भी एविएशन को देख चुका हूं और मिलिट्री छोड़ने के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत भी मैं कार्य कर चुका हूं और दोनों ही जगह हमने देखा है कि जो डीजीसीए अपना रोल निभाता है उसमें पायलट्स हूं और मैं एज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी बता रहा हूं, समय समय पर बराबर चेक्स होते रहते हैं और डीजीसीए से जितने भी पायलट्स हैं या हमारे जितने भी एविएशन की कंपनियां हैं या जितने भी रनवे हैं, नेविगेशन एड्स के चेक्स होते हैं, उनकी एक चेकलिस्ट होती है, समय समय पर उसकी जांच होती ही रहती है। हाँ। उसके बावजूद भी हमारे सामने कुछ तथ्य हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। मैं इस पूरे डिस्कशन से इतर आपके चैनल पर एक चीज अभी बता रहा हूं और मैं चाहूंगा इसको गूगल किया जाए, इसको देखा जाए सबके द्वारा कि हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो जो ड्रीम लाइनर है, ये ड्रीम लाइनर 23 जनवरी 2025 को नाइजीरिया से बोइंग 787 करीबन लगभग इसी समय 1 नाइजीरिया से वॉशिंगटन के लिए रवाना हुआ था 23 जनवरी 2025 को। मैं इस जहाज की बात नहीं कर रहा हूं जो क्रैश हुआ है। हाँ। मैं बात कर रहा हूं कि बोइंग 787 के सेम जहाज में ये 23 जनवरी की घटना लॉस ऑफ ऑल्टीट्यूड की ऑलरेडी आ चुकी थी। हालांकि क्रैश नहीं हुआ था, इसका वीडियो भी पड़ा हुआ है, बट इसको बोइंग कंपनी द्वारा बहुत हाईलाइट नहीं किया गया। लॉस ऑफ ऑल्टीट्यूड ओके। और मतलब अचानक से ऊंचाई में गिरावट आ जाना, अचानक से ऊंचाई में गिरावट आ जाने की घटना 23 जनवरी 2025 को ऑलरेडी रिकॉर्ड हुई थी। ये इंसिडेंट हुआ था, उसमें सारे यात्री 245 यात्री थे और उसमें सारे यात्रियों का खाना पूरे जहाज में फैला हुआ था। उसका एक वीडियो भी रिलीज हुआ था। फ्लाइट नाइजीरिया में लगभग 1 मिनट की उड़ान के बाद वापस लैंड हो जाती है। इस घटना को केवल सीएनएन ने कवर किया, बोइंग ने इसको दबाने की कोशिश की, क्योंकि सेम घटना और इसका जब नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी असेसमेंट एक टीम है मैम, एनटीएस भी बोलते हैं उसको, हमारे जो पैनलिस्ट हैं ये सब जानते हैं, तो उसने इसका अध्ययन किया। उस अध्ययन में ये निकाला गया कि इस बोइंग 787 विमान में अचानक से ऑटो पायलट सिस्टम जो था वो डिस्कनेक्शन हो गया, डिस्कनेक्ट होता है। उसके बाद में पायलट ने जो एक कमांड दी, उस कमांड के इतर भी इसने बिहेव किया एंड दिस इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन। तो हमारे किसी भी चैनल में अब तक ये नहीं बताया गया है कि बोइंग क्या वो जो रेड फ्लैग 2013 से यानी स्क्वाड्रन लीडर सुबोध जो रेड फ्लैग 2013 से जापान से मिलने शुरू हुए थे, 2024 तक आते आते सैम साले जिन्होंने बोइंग में 10 साल काम किया, उन्होंने एक रेड फ्लैग दिया कि जो बैटरी इस्तेमाल होती है, 1000 बैटरीज में दिक्कत आई, बाकायदा इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी प्लेन की और फिर उसे हटाना पड़ा बेड़े से एयरलाइन के। यानी कि हमने इन सारे रेड फ्लैग्स को क्या दरकिनार किया? मैम बिल्कुल ये समस्याएं ना केवल बोइंग जानता था, बल्कि हमारे पायलट्स जितने भी हमारे पायलट्स बैठे हुए हैं, इन सबकी ट्रेनिंग बहुत डिफिकल्ट ट्रेनिंग होती है। 200 घंटे की ट्रेनिंग बेसिक लेने के बाद, कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलने के बाद किसी एविएशन कंपनी को ज्वाइन करना, वहां सिमुलेटर की ट्रेनिंग प्राप्त करना, उसके बाद हर एक रनवे की जानकारी रखना, वेदर रिपोर्ट लेना, सारे नेविगेशन सिस्टम को समझना, इमरजेंसीज को समझना और जिस टाइप में आप उड़ा रहे हैं उस विमान की खासियत को उड़ने सीखने के बाद कोई एक पायलट तैयार होता है। और वो पायलट इस वाले केस में, खासकर इस वाले केस में मैं मानता हूं कि दबाव है एविएशन कंपनियों में, सैलरी को लेके कई चीजें होंगी, मेंटेनेंस को लेके कई चीजें होंगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कुछ चीजें अगर किसी सिस्टम में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जिसका निराकरण बोइंग कंपनी स्वयं बनाने वाली कंपनी के पास अभी उसका उपाय नहीं है और एनटीएसबी अभी तक उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो विमान का प्रोडक्शन कर रही है वो अपने विमान फिर भी बेच रही है। तो हम मतलब फुल प्रूफ सिस्टम मानकर बैठे रहे बोइंग को और उधर दुनिया भर की जितनी भी चीजें, जितनी हैपनिंग थी, हमने सब ओवरलुक किया। मैम सारी ओवरलुक नहीं करेंगे, लेकिन जो विमानन कंपनी है जो इसका उत्पादन कर रही है उस कंपनी ने इसको हाइप नहीं दिया, क्योंकि उसको पता है कि बोइंग और एयरबस ये दो ही कंपनियां हैं जिससे सारे देश खरीद रहे हैं। तो अगर इस घटना को हम ज्यादा हवा देंगे
तो ये हमारे जो क्रय विक्रय का खेल चल रहा है उसमें ये बाधा डालेगा। और क्या बाकी ये सारे स्क्वाड्रन लीडर सुबोध, क्या ये पूरा खेल इस तरह से भी सामने आता है कि जितने भी एक्सीडेंट्स अभी तक बड़े एयर एक्सीडेंट्स हुए और पूरा लिस्ट है उसका, उसमें घूम फिरकर जो जांच का, इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूडिंग पॉइंट आता है वो ये आता है कि भाई जिम्मेदारी पायलट की थी, मानवीय भूल थी, हमेशा टेक्निकल भूल को दरअसल अंडर द कारपेट छिपाने की कोशिश होती है। क्या टेक्निकल मैंने सबसे पहले दिन ये सवाल पूछा था कि अगर टेक्निकल कमी सामने आएगी तो जितने बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं इन सबका घाटा होना तय है। मैम मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेंटेनेंस एरर को भी पायलट पे डाल दिया जाता है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन अभी तक की जितनी भी जांच हुई, बड़े एयर एक्सीडेंट की जितनी भी जांच हुई, उसका कंक्लूजन निकाल कर आप देख लीजिए, 90% कंक्लूजन जो होते हैं वो मानवीय भूल की तरफ इशारा करते हैं, पायलट की गलती से एक्सीडेंट हुआ, ये कंक्लूडिंग पॉइंट लिख दिया जाता है। मैम इसी के इतर में बताना चाहूंगा कि इस हादसे के बारे में भी कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारे एविएशन एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, पायलट्स बैठे हैं, इस बात को ज्यादा अच्छे से समझेंगे कि उनका ये कहना है कि 624 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने से पहले विमान के चालक ने गलती से अंडर कैरेज अप करने के हैंडल की जगह फ्लैप्स अप का हैंडल दबा दिया। थ्योरी यही कुछ लोगों का ऐसा कहना है। जी, उसका करने का दबा दिया। इस थ्योरी को मैं इसलिए नहीं मान रहा, ये इनएडवर्टेंट एरर की श्रेणी में आता है। मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसी बटन जो आप दबाना नहीं चाहते थे लेकिन गलती से दब गई, ठीक है। मैम जो पायलट इन कमांड है, वो पायलट इन कमांड ऑलरेडी उतने फ्लाइंग आवर्स के बाद बने हैं कि वो अपनी आंख की पट्टी में काला कपड़ा बांधने के बावजूद उनका हाथ सही जगह जाएगा। और ऐसा मैं फिर भी मानता हूं कि अगर हो जाता है तो हाँ, ये मैं मानता हूं कि नींद की कमी होगी या कुछ होगा, लेकिन इस वाले केस में अभी जस्ट टेक ऑफ हुआ है, लैंडिंग एंड टेक ऑफ किसी भी पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए आंखें खोल के बैठने का समय होता है। उस समय कोई गलती नहीं करता है। मेजरली आप ये कह रहे हैं कि बोइंग को लेकर जितने रेड फ्लैग्स थे और जिस नाइजीरिया की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, यानी उसे ओवरलुक नहीं किया जाना चाहिए था। कैप्टन